को पढ़ाना इसलिए भी इजी होता है कि आप लोगों ने इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो पढ़ा हुआ होता है 9th में, और फर्स्ट ईयर में भी ऑलमोस्ट वही है। बस 2-4 चीज़ें हैं छोटी छोटी सी, वो भी आसान है और मुख्तलिफ हैं वो 9th से। जी, फैक्टर्स जो एंजाइम को इफ़ेक्ट करते हैं उसमें है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और टेम्परेचर, और उसके बाद है पीएच ऑफ द मीडियम। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम देखें, इसका मतलब है कि एंजाइम ज़्यादा अवेलेबल हैं एज़ कंपेयर टू सबस्ट्रेट, इसका ये मतलब होता है। एंजाइम जो हैं वो ज़्यादा अवेलेबल हैं एज़ कंपेयर टू सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का मतलब उलट है कि सबस्ट्रेट ज़्यादा अवेलेबल हैं एज़ कंपेयर टू एंजाइम। और अगर इस फैक्टर को पढ़ें जिसमें एंजाइम ज़्यादा हैं तो एंजाइम को लिखा जाएगा एक्स एक्सेस पे, और ये फ़र्ज़ करें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और रेट ऑफ रिएक्शन देखें। इसमें इन्होंने दिखाया है कि एंजाइम ज़्यादा हैं सबस्ट्रेट कम है, लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट ऐड करते जाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। सबस्ट्रेट ऐड होते जाएंगे, रिएक्शन रेट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा सबस्ट्रेट हो जाएंगे ख़त्म तो रिएक्शन हो जाएगा स्टॉप, रिएक्शन स्टॉप। ठीक है, इसकी मिसाल यूँ समझ लें कि फ़र्ज़ करो आपकी क्लास में है 100 बच्चे, 100 स्टूडेंट्स, और सब के सब आप लोग हैं एंजाइम। हमने क्या किया, तमाम बच्चों को एक एक हथौड़ी दे दी है, और फिर हम लेके आते हैं थोड़े से अखरोट, थोड़े से अखरोट, और फिर उनसे कहते हैं जी आप इनको तोड़ना शुरू करो। फ़र्ज़ करो अखरोट हैं टोटल 30, आप लोग हैं 100, तो एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू सबस्ट्रेट। मैं पहले बच्चे से कहता हूँ आप अखरोट तोड़ें, वो अखरोट नीचे रखते हैं, हथौड़ी मारते हैं, 1 सेकंड में एक अखरोट टूट गया। अच्छा, मैं कहता हूँ अब ये भी हैं, एक बच्चा और भी शामिल हो जाए, 1 सेकंड में अगर एक अखरोट टूटता है तो अब 2 बच्चे हैं तो 2 सेकंड, 1 सेकंड में 2 अखरोट टूटेंगे। अच्छा, मैं कहता हूँ 3 बच्चे और शामिल हो जाओ, कितने हो गए 5, 1 सेकंड में कितने टूटेंगे 5, 5 और शामिल हो जाओ 1 सेकंड में 10। तो अखरोट तोड़ते जाएंगे, बच्चे ऐड होते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि देखें रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है, जैसे ही अखरोट ख़त्म हो जाएंगे रिएक्शन रुक जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है बॉडी में, सबस्ट्रेट अवेलेबल है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, सबस्ट्रेट ख़त्म रिएक्शन रुक जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ये मैंने बिल्कुल आम लाइफ की एक सादा सी मिसाल देके आपको समझाया है। दूसरी मिसाल है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट ज़्यादा है। इसको आप यूँ समझें बच्चों कि आप लोग, मैंने अभी कहा कि 100 बच्चे हैं, हम अखरोट का एक ट्रक डलवा लेते हैं, तो अखरोट आपके हिसाब से ज़्यादा है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आपसे बहुत ज़्यादा है, और अब कहते हैं जी तोड़ना शुरू करो। तो एक बच्चा अखरोट तोड़ता है तो 1 सेकंड में 1, 10 बच्चे शामिल हो गए तो 1 सेकंड में 10, 30 शामिल हो गए तो 1 सेकंड में 30, 50 शामिल हो गए 1 सेकंड में 50। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है, 80 शामिल हो गए तो 1 सेकंड में 80, 100 शामिल हो गए, 1 सेकंड में 100 अखरोट तोड़ रहे होगे आप लोग। 100 पे आके आपका आ गया सेचुरेशन पॉइंट, आपका रिएक्शन रेट इससे ऊपर नहीं बढ़ सकता। आपका सेचुरेशन पॉइंट कितना है, फर्ज करो 100 आ गया। अब आप सारे बच्चे 1 सेकंड में मिलके 100 अखरोट तोड़ते रहोगे और रिएक्शन रेट हो जाएगा कांस्टेंट, और ये रिएक्शन तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक तमाम सबस्ट्रेट यूज़ नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता।
आप कहते हैं सर हमें छुट्टी भी तो मिलनी है शाम को, ये तो ख़त्म नहीं होंगे, हमारे साथ बच्चे और ऐड कर दें। अच्छा मैं कहता हूँ दूसरी क्लास के 50 बच्चे आ जाओ, वो बच्चे आपके साथ शामिल होना शुरू हो जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 100 से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। 110, 120, 130, 140, 150 पे जाके फिर रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट हो जाएगा। सैचुरेशन पॉइंट कितने पे आ गया है, 150 पे आ गया। तो रिएक्शन तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक कि सारा सबस्ट्रेट यूज नहीं हो जाएगा, ठीक है। और कंपैरेटिवली जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी टेम्परेचर एंड पीएच। टेम्परेचर एंड पीएच, यहाँ तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकी हुई है, आपको मैंने सिंपल करके बताना है, ठीक है। आपको सिंपल करके बताऊंगा बिल्कुल, ताकि आप लोग जल्द कर सको। वो एमडी कैट को पढ़ाया था तो वो लिखा हुआ था, फर्स्ट ईयर को भी पढ़ाया था, लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, तो मुझे लगा इसको फर्स्ट ईयर में भी इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहिए। समझिएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिस पे ऑल एंजाइम्स परफॉर्म देयर कैटालिटिक एक्टिविटी एट मैक्सिमम रेट, दैट इज 37, and this 37 is called optimum temperature. अगर 37 डिग्री सी ऑप्टिमम टेम्परेचर है बच्चों, तो टेम्परेचर जब 37 से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इवन के एक टाइम ऐसा आएगा कि एंजाइम क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है आप ज़ीरो पे ही जाना पड़े, डिपेंड कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। 37 से नीचे जाएंगे एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी कम होती जा रही है, क्योंकि एनर्जी कम हो गई है, टेम्परेचर कम है। और एक टाइम ऐसा आएगा एंजाइम हो जाएगा फ्रीज और रिएक्शन रेट हो जाएगा स्टॉप, रिएक्शन हो जाएगा स्टॉप। लेकिन जैसे ही रिएक्शन टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करोगे तो एंजाइम एक्टिव होना शुरू हो जाएगा और रिएक्शन रेट भी बढ़ता जाएगा, और 37 पे जाके हो जाएगा रिएक्शन रेट मैक्सिमम। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं 37 डिग्री सी से ऊपर, तो रिएक्शन रेट बढ़ता जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम होती बढ़ती जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होती जाती है। लेकिन मॉलिक्यूल्स की, अमाइनो एसिड की वाइब्रेशन बहुत तेज़ हो जाती है। इवन के जब 40 डिग्री सी प्लस पे आप जाते हैं तो वाइब्रेशन इतनी बढ़ जाती है कि जो एंजाइम की ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने वाली बॉन्डिंग्स हैं वो बॉन्डिंग ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं। और जब बॉन्डिंग ब्रेक होती हैं तो एंजाइम की ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इस तरह से डिस्टर्ब होती है कि उसकी एक्टिव साइट ख़त्म हो जाती है, एक्टिव साइट ख़त्म हो जाती है। जब एक्टिव साइट ख़त्म हो जाती है तो इसका मतलब है एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस्ट, नो फंक्शंस, दैट इज़ कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। तो डीनेचुरेशन ये है कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो टर्शरी से अनफोल्ड होके आ जाता है सेकेंडरी लेवल पे, उसकी एक्टिव साइट हो जाती है ख़त्म, एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। दिस इज़ कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। ठीक हो गया, ये है जी थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में। पीएच, पीएच भी इसी तरह से हर एक एंजाइम की अपनी ऑप्टिमम पीएच होती है। अब टेम्परेचर जो ऑप्टिमम है वो तो तमाम एंजाइम के लिए एक ही वैल्यू है ऑप्टिमम टेम्परेचर की, लेकिन जो पीएच है वो हर एंजाइम की अपनी अपनी अलग ऑप्टिमम पीएच है। ये टेबल बना हुआ है, इसको आप देखें कि हर एक एंजाइम की अलग अलग है।
ठीक हो गया। अब अगर किसी भी एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच को डिस्टर्ब किया जाए, मिसाल के तौर पे पेप्सिन की बात करते हैं, तो पेप्सिन की ऑप्टिमम पीएच है 2। अगर पीएच को कम किया जाए, पीएच को डिक्रीज किया जाए 2 से, तो पीएच डिक्रीज होने का मतलब ये है हाइड्रोजन आयंस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन आयंस जो हैं पॉजिटिव चार्ज है, वो एंजाइम्स के जहाँ जहाँ पे भी नेगेटिव एंड्स हैं, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने वाले नेगेटिव एंड्स हैं या आयनिक बॉन्डिंग बनाने वाले नेगेटिव एंड्स हैं, उनके साथ बाइंड करेंगे, उन पे फोर्सेस अप्लाई होंगी, बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, तो एंजाइम डीनेचर हो सकता है। लेकिन एक स्लाइट रेंज के अंदर, मिसाल के तौर पे इसकी रेंज होती है आम तौर पे 1 से लेके 3 तक, इस रेंज में एंजाइम काम करता रहेगा, थोड़ी बहुत आयोनाइजेशन अफोर्ड कर सकता है। लेकिन अगर पीएच 1 से भी कम हो जाती है तो फिर इतनी ज़्यादा आयोनाइजेशन हो जाएगी एंजाइम की कि उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर खुल के सेकेंडरी बन जाएगा, एक्टिव साइट खत्म, एंजाइम इज कॉल्ड डीनेचर्ड, डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। इसी तरह से अगर पीएच बढ़ रही है, फर्ज करो पीएच अगर बढ़ती जाती है 3 तक की रेंज में, तो आयोनाइजेशन होगी, लेकिन एंजाइम की ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इतनी डिस्टर्ब नहीं होगी कि एक्टिव साइट ही खत्म हो जाए। लेकिन अगर पीएच 3 से ऊपर जाती है तो फिर क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयंस इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि वो पॉजिटिव एंड्स को सराउंड करना शुरू कर देंगे, फोर्सेस बहुत ज़्यादा अप्लाई होंगी और आयनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होती जाएगी, एंजाइम की टर्शियरी स्ट्रक्चर अनफोल्ड होकर सेकेंडरी लेवल पे आ जाएगी, एक्टिव साइट ख़त्म हो जाएगी, तो एंजाइम की डीनेचरेशन। इसका मतलब ये है जो किसी भी एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच है तो उसके साथ एक ऑप्टिमम की रेंज है कि वो एक ख़ास रेंज के अंदर फिर भी काम कर सकता है। लेकिन उस रेंज से ऊपर जाओ या कम जाओ तो आयोनाइजेशन एंजाइम की इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। इसका मतलब है पीएच भी इफ़ेक्ट करती है एंजाइम की वर्किंग को। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, इसके बाद टॉपिक तो इनहिबिटर्स का है, लेकिन इनहिबिटर्स का टॉपिक अभी नहीं पढ़ाऊंगा, मेन टॉपिक है ये, मंडे को पढ़ाऊंगा। अभी आपको पढ़ाते हैं कुछ और छोटी छोटी आसान चीज़ें हैं, वो क्या हैं। आप लोगों के पास अगर बुक है तो बुक पे आप जाएं, पेज नंबर सिर्फ और सिर्फ 87 पे। सिर्फ 2 मिनट की बात है, मैंने आपको बतानी है, बाकी जो है वो मैं आपको मंडे को पढ़ाऊंगा, क्योंकि ट्यूसडे से तो आपके ऑनलाइन सेशन आ जाने। यहाँ पे क्लासिफिकेशन दी हुई है एंजाइम्स की। क्लासिफिकेशन 2-3 तरह की है। ये वाली जो क्लासिफिकेशन लिखी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे एक लिखा है प्रोटीएज, आपके सामने बुक है तो आप बेशक पेज खोल लें, पेज है 87। प्रोटीएज वो हैं जो प्रोटीन्स पे एक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने पढ़ा है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, प्रोटीन्स को तोड़ते हैं। इसी तरह से होते हैं अमाइनो पेप्टाइडेज और कार्बोक्सी पेप्टाइड, वो अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप्स पे अटैक करते हैं। इसी तरह से अरिप्सिन, अरिप्सिन ERYPSIN, वो क्या करते हैं, डाईपेप्टाइड्स को तोड़ते हैं इनटू अमाइनो एसिड्स। फिर है लाइपेज जो लिपिड्स पे एक्ट करते हैं। इसमें एग्जांपल दी हुई है पेंक्रियाटिक लाइपेज,
जो कि इसाइल ग्लिसरॉल्स को तोड़ देता है इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। अच्छा, फिर एक और है कार्बोहाइड्रेजेस। मिसाल के तौर पे आपने पढ़ा हुआ है अमाइलेज, जो स्टार्च को तोड़ता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है। आपने पढ़ा हुआ है सेलुलेज, सेलुलोज को ब्रेक करता है। फिर इसी तरह से आपने पढ़ा है जी सक्रेज, सक्रोज को तोड़ता है। माल्टेज, माल्टोज को तोड़ता है। लैक्टेज है तो वो लैक्टोज को ब्रेक करता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। और फिर है न्यूक्लियसेस। न्यूक्लियसेस वो होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए को तोड़ते हैं, डीएनए को ब्रेक करते हैं तो डीएनएस, आरएनए को तोड़ते हैं तो आरएनएस, एटीपी को तोड़ते हैं तो एटीपेस। ठीक है। अच्छा, फिर दो टर्म्स और हैं, बॉक्स के अंदर लिखी हैं लेकिन मैं बोल देता हूं। एक लिखा हुआ है नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, और एक लिखे हुए हैं स्नेक टॉक्सिन्स। नोमेनक्लेचर भाई कैसे नाम देते हैं एंजाइम को? बाज़ औक़ात तो हम ये करते हैं जी, जो सबस्ट्रेट का नाम है उसी के नाम पे रख देते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे सेलुलेज, सेलुलोज की बुनियाद पर, लैक्टेज, लैक्टोज की बेस। बाज़ औक़ात कहते हैं जी प्रोडक्ट्स की बेस पे भी नाम देते हैं। बाज़ औक़ात टाइप ऑफ रिएक्शन की बेस पे भी देते हैं। बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि वो सबस्ट्रेट के मिडल में या टर्मिनल पार्ट्स पे एक्ट करता है, इस चीज़ के मुताबिक भी देखा जाता है। बाज़ औक़ात जर्नल नेम भी रख दिया जाता है। तो डिफरेंट वे हैं, आप पढ़ेंगे शायद कोई एक आध बात और भी आपको मिल जाए। स्नेक वेनम्स जो हैं वो 3 तरह के बुक में लिखे हैं। एक है साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिन्स। एक है हीमोटॉक्सिन्स। एक है न्यूरोटॉक्सिन्स। एक स्नेक वेनम्स वो हैं जो जहाँ पे स्नेक बाइट करता है जस्ट उसी लोकल एरिया पे अटैक करते हैं, उसी लोकल टिश्यूज को इफेक्ट करते हैं। दे आर कॉल्ड साइटोटॉक्सिन्स। एक वो टॉक्सिन्स होते हैं जो ब्लड के एंजाइम्स को इफेक्ट करते हैं, उनको कहा जाता है हीमोटॉक्सिन्स। एक वो टॉक्सिन्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं, उनको कहा जाता है न्यूरोटॉक्सिन्स। न्यूरोटॉक्सिन्स। जी बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। कल आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एक टॉपिक रह गया। कल तो खैर छुट्टी है, परसों मंडे को इंशाल्लाह ताला एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम्स, और उसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन है एंजाइम्स की जो कि मेन क्लासिफिकेशन है, वो आपको करा देंगे। तो ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। बाकी लाहे अमल जो लाइव क्लासेस आ रही हैं और उसके साथ साथ ऑनलाइन भी हैं, वो जो लाहे अमल है वो इंशाल्लाह आपको कन्वे कर दिया जाएगा, बाकी बाद में देखा जाएगा। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। अभी आप लोग जाके बेशक नमाज़ पढ़ें मगरिब। अल्लाह हाफ़िज़।